Welcome back, guys. Our next topic of discussion is again a very interesting chapter, guys. Appeals and revision. चैप्टर आपको एक ही लगेगा, guys. चैप्टर आपको एक ही लगेगा, but there are two chapters in this. One is appeal and one is revision. दो totally different concept है, guys. इसको merge मत करना. बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं appeals and revision, but they are two totally different concept. इसके लिए एक जो हम पहले डिस्कस करेंगे गाइस, पहले कंप्लीटली अपील्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद वी विल गो नेक्स्ट टू रिवीजन. रिवीजन का गाइस एक ही सेक्शन है, सेक्शन इज 108. बाकी सारे जो सेक्शन है गाइस, सेक्शन 107 से 121, ये सारे सेक्शंस बाकी सारे जो है मोस्टली अपील्स के है गाइस. चलो बेसिक पॉइंट्स गाइस पहले डील करते हैं. अपील, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया, अपील इज नॉट एन इनहेरेंट राइट. इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है गाइस, कि कभी भी असेसी के अगेंस्ट एक ऑर्डर आएगा, व्हेनेवर असेसी के अगेंस्ट एक ऑर्डर आएगा तो असेसी एग्रीड ही रहेगा और असेसी इसको चैलेंज करना चाहेगा. अब चैलेंज तब हो सकता है गाइस जब स्टैट्यूट में उसका एक रिलीफ दिया गया है. If under GST there is an order, there is a decision जिसके अगेंस्ट असेसी एग्रीड है, उसको अपील में जाना है. सर अपील में वो तभी जा सकता है गाइस जब स्टैट्यूट ने वो रिलीफ दिया गया है. प्लस whenever statute give relief, वो लोग obviously they can mention a time limit within which you have to claim that right. Yes. क्या वो आपको कंडीशंस भी मेंशन कर सकते हैं? यस. क्या अपील के फॉर्म्स मेंशन कर सकते हैं? कैसे मैनर में आपको अपील फाइल करनी है, क्या वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? यस. Assessee has to follow all those things. It is not an inherent right of the assessee. So right of appeal is not a natural or inherent right attached to the litigation. Appeal is a creature of the statute. मतलब ये स्टैट्यूट ने रिलीफ दी गई है एंड डज नॉट लाई अनलेस स्टैट्यूट प्रोवाइड्स इट. सर अगर एक डिसीजन और ऑर्डर के अगेंस्ट अगर स्टैट्यूट में रिलीफ नहीं दी गई है, ठीक है, स्टैट्यूट में रिलीफ नहीं दिया है, तो सर असेसी के पास क्या राइट है अगर उसको चैलेंज करना है? तो रिमेंबर उसे जीएसटी एक्ट से बाहर आके कॉन्स्टिट्यूशन बनना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ देना पड़ेगा. और कॉन्स्टिट्यूशन में गाइस वी हैव two articles. One article is Article 226 and another article is Article 32. Article 226 आपने बहुत बार प्रैक्टिकल सुना रहेगा, रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट. तो जो रिट पिटीशन फाइल होता है हाई कोर्ट में वो आर्टिकल 226 से पावर लेके आता है गाइस. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलीफ. एंड आर्टिकल 32 इट इज अ स्पेशल लीव पिटीशन एट इन द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलीफ की बात कर रहे हैं गाइस, तो हाई कोर्ट हैज वाइड पावर्स. उनको आर्टिकल 226 में सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि आप सिर्फ जस्टिस रेंडर करोगे, आप इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं देखोगे. आपको जो सही लग रहा है, हाई कोर्ट को जो सही लग रहा है, इवन इफ इट इज अगेंस्ट द एक्ट, आप वो डिक्लेयर कर सकते हो. बट रिमेंबर गाइस, ये ऐसा नहीं है कि असेसी एग्रीड है, कोई ऑर्डर आया एग्रीड है, स्टैट्यूटरी रिलीफ दी गई है, बट फिर भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन रिलीफ में जाऊं. कॉन्स्टिट्यूशन रिलीफ में आप तभी ही जा सकते हो जब स्टैट्यूट की चैनल खत्म हो गई है, जब स्टैट्यूटरी रिलीफ देना बंद हो गया है, तब आप हाई कोर्ट रिट पिटीशन फाइल करोगे. आई होप आपको इतना गाइस क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है गाइस. चलो, right of appeal is governed by the provisions, terms and the conditions of the law. Further, if appeal is provided subject to condition, that condition has to be complied with. हम यहाँ पे गाइस स्टैट्यूट में देखेंगे कि जब आपको अपील में जाना है तो आपको एक प्री डिपॉजिट पे करके जाना पड़ेगा, आपको अपील की फीस पे करनी पड़ेगी. तो जो स्टैट्यूट में जो कंडीशंस अटैच किया है, आपको वो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी. मेक सेंस?
Hence, if no right of appeal has been expressly provided in the law against any decision or order or any action, no appeal can be preferred there against. अगर स्टैट्यूट की रिलीफ नहीं दी गई है तो मैटर एंड्स इन दैट एक्ट. However, that order or decision or action can be challenged by way of constitutional remedies. और आप रिट पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट कर सकते हो. ये आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्पेशल लीव पिटिशन, ये आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गाइस यहां तक क्लियर है गाइस? तो अगर मैं बोलूं ये ऑर्डर है, ये डिसीजन है, और ये ऑर्डर और डिसीजन के अगेंस्ट असेसी एक्ट ने स्टैट्यूटरी रिलीफ दिया हुआ है, अगर स्टैट्यूटरी रिलीफ दिया गया है तो उसको वो चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा. बट हां, अगर स्टैट्यूटरी रिलीफ नहीं दिया गया है, इफ नो स्टैट्यूटरी रिलीफ इज गिवन, देन assessee can go to high court under constitutional relief article 226. और आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं तो ICAI जो आपके जो आंसर्स देता है गाइस, आंसर शीट दे रहा है, आंसर शीट ICAI का रूल ये बोलता है, एक्ट ऐसा बोलता है कि स्टूडेंट को जब आप वो पेपर दिखाते हो, करेक्टेड पेपर्स दिखाते हो, तो स्टूडेंट कैन नॉट अपील, स्टूडेंट कैन नॉट अपील अगेंस्ट दैट चेकिंग. अच्छा सर, स्टैट्यूटरी रिलीफ नहीं दिया गया, अगर स्टूडेंट को फिर भी चैलेंज करना है तो वो कैसे चैलेंज करेगा? रिट पिटिशन हाई कोर्ट. और पहले तो गाइस चलो ठीक है, आपको तो चेक किए हुए आंसर्स आपको मिलते हैं गाइस. व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, हमें तो वो चेक किए आंसर्स मिलते ही नहीं थे, हमें डायरेक्टली सिर्फ मार्क्स मिलता था. तो हमें यही नहीं पता था कि वो लोग कैसे मार्क्स असाइन कर रहे हैं. ठीक है, चलो मैंने ऐसे बोला यार, आपके जमाने मेरे जमाने से बहुत जनरेशन गैप हो गया ऐसा लग रहा है गाइस. चलो नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर. व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर? सर अगर, अच्छा इसको पहले, इसके पहले समझने के लिए गाइस, पहले एक बार हम स्टैट्यूटरी चैनल देख लेते हैं, स्टैट्यूटरी रिलीफ क्या दिया गया है. तो इन जीएसटी जो ऑर्डर इश्यू करेंगे गाइस, जो डिसीजंस देंगे, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अगर आप डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर याद कर सकते हो गाइस, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कौन हो सकते थे? तो उन्होंने बोला था जो भी डिसीजन, जो भी ऑर्डर देने के लिए जो अथॉरिटी है, जो अपॉइंट किया गया है या ऑथोराइज किया गया है, दे आर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. बट सर्टन पीपल कैन नॉट बी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. फॉर एग्जाम्पल सीबीआईसी, या फिर एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट ट्राइब्यूनल, या फिर एडवांस रूलिंग की जो दो अथॉरिटीज होती थी वो, या फिर नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी. तो दिस पीपल कैन नॉट बी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ये आप डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर गाइस डील कर लेना. अच्छा, एपिलेट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर देगा, क्या सर सारे ऑर्डर के अगेंस्ट स्टैट्यूटरी रिलीफ अवेलेबल है? द आंसर इज नो. सेक्शन 121 लिस्ट 4 ऑर्डर्स जिसके अगेंस्ट अपील नहीं जा सकते. असेसी जिसके अगेंस्ट अपील में नहीं जा सकता, 4 ऐसे ऑर्डर्स है. कौन कौन से ऑर्डर है बाद में डील करेंगे गाइस, बट 4 ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट स्टैट्यूटरी रिलीफ अवेलेबल नहीं है. अगर इन 4 ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी को रिलीफ चाहिए तो वो आर्टिकल 226 रिट पिटिशन फाइल कर सकता है गाइस. इसके अलावा जो भी ऑर्डर्स है, जो भी डिसीजन है, जो भी एक्शंस है, इसके अगेंस्ट असेसी फर्स्ट जो अपील में जाएगा, स्टैट्यूटरी रिलीफ दिया गया है, दैट इज एपिलेट अथॉरिटी. और मैं साथ साथ गाइस इनकम टैक्स में भी अगर आपको याद दिला दूं तो नीचे के ऑफिसर्स के ऑर्डर आते थे. ठीक है, अब नीचे के जनरली क्या होता है गाइस, अगर लोअर अथॉरिटीज ऑर्डर देंगे ना, तो इनको अगर अपील में जाना है तो हायर अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा. वी नीड टू गो टू अ हायर अथॉरिटी. अच्छा, हायर अथॉरिटी मतलब सर ये मेरा सर डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, अगर मुझे इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना है देन आई शुड गो टू द ट्राइब्यूनल लेवल. बट क्या होता है गाइस, अगर नीचे के ऑफिसर्स के अगेंस्ट
सभी लोग ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे तो ट्राइब्यूनल इज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट, यार ट्राइब्यूनल के पास इतने सारे मैटर्स आ जाएंगे गाइस कि टाइम पे डिसीजन आ ही नहीं पाएगा। तो वो लोग ने क्या सोचा था, वो लोग ने सोचा था कि विद इन द डिपार्टमेंट ही हम एक अपील की चेन क्रिएट करते हैं, सो दैट एपिलेट ट्राइब्यूनल में ना बहुत कम ऑर्डर्स वहां पे जाए। तो वो लोग ने विद इन द डिपार्टमेंट एक अपील की चेन कर दी थी। और थोड़ा सा याद करो गाइस, कमिश्नर के नीचे के ऑफिसर्स, कमिश्नर के नीचे के ऑफिसर्स अगर आपको कोई ऑर्डर देंगे तो वो ऑर्डर कमिश्नर अपील्स कमिश्नर अपील्स में लड़ा जाता था। और बेसिकली ये कमिश्नर अपील्स क्या होता है गाइस, कमिश्नर अपील्स एडजुडिकेट नहीं करता, वो असेस नहीं करता असेसी को, वो सिर्फ अपील्स की बात सुनेंगे गाइस। they were quasi judicial authorities, but they were within the department, they are within the department। अच्छा, कमिश्नर अपील का ऑर्डर आया तो फिर हम इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो फिर हम इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल आईटैट लेवल पे जाते थे। और सर अगर यही ऑफिसर अगर कमिश्नर है और अगर कमिश्नर के लेवल का ऑर्डर आया तो सर कमिश्नर के लेवल का ऑर्डर आया तो कमिश्नर अपील्स में नहीं हो सकता सर, दोनों सेम लेवल पे है, हमें कमिश्नर के ऊपर के लेवल पे जाना पड़ेगा, देयरफॉर वी हैव टू गो टू आईटैट। ये मैंने आपको इनकम टैक्स में रिवाइज करवाया, ठीक है गाइस। और इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा वो ऊपर हम लड़ेंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो हम ऊपर लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यस, अब ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट नीचे के ऑफिसर्स के ऑर्डर आए तो हम विद इन द डिपार्टमेंट ही हम फर्स्ट अपील में जाएंगे एपिलेट अथॉरिटी। एपिलेट अथॉरिटी मैं सेक्शंस के साथ बोल रहा हूं गाइस। द फर्स्ट अपील इज सेक्शन 107। एपिलेट अथॉरिटी का अगर ऑर्डर आएगा तो सर हमें अब डिपार्टमेंट के बाहर निकलना पड़ेगा सर, ये विद इन द डिपार्टमेंट है बेटा, ये विद इन द डिपार्टमेंट है। अब हमें डिपार्टमेंट के बाहर निकलना पड़ेगा, सो वी हैव टू गो टू ट्राइब्यूनल लेवल। यहां पे वी हैव जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 112। गाइस यहां तक क्लियर है? So can I say this is your first appeal, appellate authority? Your second appeal is appellate tribunal। ये सभी असेसी के लिए पहले दो जो स्टेजेस रहेंगे अपील के वो यही रहेंगे। अच्छा, एपिलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा जनरली सर आपने क्या सुना है कि वो कहां पे जाएंगे, हाई कोर्ट में। तो मैं फॉर द टाइमिंग आपको सिंपल कर रहा हूं, एपिलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा वो हम जाएंगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज सेक्शन 117 एंड दिस इज सेक्शन 118। यहां तक तो सिंपल हो गया गाइस। चलो अब आप मुझे कोई जुरिस्डिक्शन बोल सकते हैं गाइस, जुरिस्डिक्शन। सर अच्छा वर्ड है इंग्लिश में जुरिस्डिक्शन, क्या मीनिंग बोल रहे हो सर? जुरिस्डिक्शन मतलब इफ आई बिलोंग टू मुंबई, आई बिलोंग इन मुंबई, मेरा बिजनेस है मुंबई में, मुझे असेस करेंगे जो अथॉरिटीज रहेगी वो मुंबई की अथॉरिटीज रहेगी। सर मैं जब अपील में जाऊंगा, एपिलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आएगा तो सर क्या ये गुजरात के असेसी भी फॉलो कर सकते हैं, क्या ये दिल्ली के असेसी भी फॉलो कर सकते हैं, या ये विद इन द स्टेट लिमिट रहेगा? व्हाट विल बी द जुरिस्डिक्शन? तो वो लोग बोलते हैं यहां तक तो ठीक है, ये तो डिपार्टमेंट ही है। एपिलेट ट्राइब्यूनल इसका जुरिस्डिक्शन इज विद इन दैट स्टेट। एपिलेट ट्राइब्यूनल इसका जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा बेटा? विद इन दैट स्टेट। सो इफ द असेसी इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, उसका जो एपिलेट ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा बेटा, जो महाराष्ट्र के है वो उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे टू दैट एपिलेट ट्राइब्यूनल। नीचे के ऑफिसर्स को भी वो फॉलो करना पड़ेगा विद इन दैट स्टेट। हाई कोर्ट थ्रू आउट इंडिया चलता है क्या गाइस?
अगर गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन है तो क्या वो ही सेम डिसीजन महाराष्ट्र को फॉलो करना ही पड़ेगा? यस सर, यस, मार खाओगे। फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या रहता है? स्टेट। बॉम्बे हाईकोर्ट विद इन द महाराष्ट्र चलेगा वो। दिल्ली हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, वो स्टेट के लिए चलेगा बेटा। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है गाइस, दैट इज, इसे ऑल्सो बोला जाता है लॉ ऑफ द लैंड। इट इज एज गुड एज द एक्ट इटसेल्फ, मतलब दिस इज द लॉ बेसिकली। यहां तक क्लियर गाइस जुरिस्डिक्शन? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना गाइस। मुझे बताओ, लेट सपोज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एक ऑर्डर आया और वो प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड है। मतलब लेट सपोज मैंने इनवॉइस पे आईजीएसटी चार्ज किया था, बट ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल रहा है उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आना चाहिए, आपने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस एप्लीकेबल किए। अब मैं ये डिसीजन से एग्रीड हूं, तो मैं गया एपेलेट अथॉरिटी के पास, एपेलेट अथॉरिटी भी मेरे अगेंस्ट डिसीजन आ गया, मैं गया एपेलेट ट्राइब्यूनल में भी मैं हार गया। अब मैं इसके बाद कहां पे जाऊं? एपेलेट ट्राइब्यूनल में मैं हार गया, अब मैं कहां पे जाऊं? सर एपेलेट ट्राइब्यूनल में हार गए तो हाई कोर्ट में जाऊं। अच्छा, अगर हाई कोर्ट लेट सपोज मेरे फेवर में डिसीजन दे देता है, मेरे अगेंस्ट, व्हाटएवर, हम दोनों केस में डील करेंगे, लेट्स सपोज मेरे फेवर में दे दिया, तो कैन आई से विद इन दैट स्टेट सारे असेसी को वो फॉलो करना पड़ेगा? यस, बट दैट माइट नॉट बी द करेक्ट प्रैक्टिस। तो कभी कभी हाईकोर्ट के डिसीजन के वजह से जिन लोगों ने आईजीएसटी चार्ज किया रहेगा वो आईजीएसटी रहेगा, वो सी और एस नहीं रहेगा, और बाकी के जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के जो असेसी रहेंगे वो उनके स्टेट में सी और एस लगाते रहेंगे। नहीं आई बात समझ में? मैंने इनवॉइस पे क्या लगाया था? आईजीएसटी लगाया था, गलत है, बट मैंने आईजीएसटी लगाया था, मुझे क्या लगाना चाहिए था? C+S। अब मैं अपील में गया हाईकोर्ट में, अगर हाईकोर्ट मेरे फेवर में दे देता है तो विद इन दैट महाराष्ट्र स्टेट एवरीवन हैज टू फॉलो आईजीएसटी, और बाकी के स्टेट्स क्या करते रहेंगे? सी और एस लगाते रहेंगे। कैन आई से डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो हो जाएगी? फिर अगर हाईकोर्ट अगर ऐसे डिसीजंस देने लगे ना तो डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो हो जाएगी। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर मैटर है तो कैन आई से वो एक ही स्टेट को अफेक्ट नहीं करता है, वो दो स्टेट को अफेक्ट कर रहा है। नहीं आई बात समझ में? ओ माय गुडनेस, नहीं आई बात बेटा, बात समझ में नहीं आई आपको? प्लेस ऑफ सप्लाई का जो मैटर है, ये सिर्फ एक ही स्टेट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये दो स्टेट को अफेक्ट कर रहा है। कैसे दो स्टेट को अफेक्ट कर रहा है? जल्दी मुझे बताओ। अगर सपोज आई एम अ सप्लायर इन महाराष्ट्र और मैंने गुजरात में सप्लाई किया हुआ है, अब अगर प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो जाए, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो जाए तो इनवॉइस पे आईजीएसटी लगना चाहिए और ये रेवेन्यू गुजरात को मिलना चाहिए। बट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही है, और आपको पता है बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई आप देख के आए हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर महाराष्ट्र है तो इनवॉइस पे सी और एस लगना चाहिए और इसका रेवेन्यू सिर्फ महाराष्ट्र को मिलेगा। तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर ऐसा है जो दो स्टेट को अफेक्ट करता है। अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई में बोल दिया कि आईजीएसटी लगना चाहिए तो ये रेवेन्यू गुजरात को पास होगा,
बट अगर आपने बोल दिया कि नहीं, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र इटसेल्फ, देन इसका रेवेन्यू जो है वो महाराष्ट्र को ही मिलेगा, गुजरात को नहीं मिलेगा। बट सर अगर ये हाई कोर्ट अगर बोल दे तो सर बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंट हाई कोर्ट माइट स्टेट डिफरेंट डिफरेंट व्यूज। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपने इसका आपने पहले ही देख लिया रहेगा, आपने पहले ही बायट कर लिया रहेगा गाइस। लॉजिक ये है, एपिलेट ट्राइब्यूनल तक तो ठीक है, बट इसके बाद अगर ये मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है ना, तो हाई कोर्ट को मैं मत लेके जाओ, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट लेवल पे लेके जाओ, इफ द मैटर इज ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। बट सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर नहीं है, अगर वैल्यूएशन का मैटर है, अगर करेक्ट रेट ऑफ जीएसटी अप्लाई करना इसका मैटर है सर, अगर आईटीसी का मैटर है, अगर बाकी के सब जो मैटर्स है ना, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, आप पहले हाई कोर्ट में जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। आई होप गाइस यहां तक क्लियर होगा गाइस आपको। तो कहना से मुझे एपिनेट ट्राइब्यूनल यहां पे मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा। मैटर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का है तो वी विल गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर नहीं है तो पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो सर हमें एपिलेट ट्राइब्यूनल में भी कैन आई से नाउ एक एपिलेट ट्राइब्यूनल रहेगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर सुनेंगे, और एक एपिलेट ट्राइब्यूनल रहेगा जो अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई सुनेंगे। अब जो प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर सुनेंगे गाइस, इसे बोला जाता है नेशनल बेंच। वर्ड से आप समझ सकते हो गाइस, नेशनल बेंच बहुत बड़ा प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, नेशनल बेंच में लेके जाओ। और सर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर नहीं है तो स्टेट बेंच। और नेशनल बेंच जैसे आप सुनते हो गाइस, नेशनल बेंच तो एक रहेगा, वो दिल्ली में रहेगा सर, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिल्ली। तो सर अगर महाराष्ट्र में है तो मैं क्या दिल्ली में जाऊं? नहीं, वो आपके स्टेट में भी उसके ब्रांचेस रहेंगे, यस, उसे बोला जाता है रीजनल ब्रांच, सॉरी रीजनल बेंच, सॉरी, या स्टेट बेंच भी सर, वो स्टेट के कैपिटल में रहेगा सर, कैपिटल सिटी में रहेगा। तो सर बाकी के जो सिटीज है वहां पे देयर विल बी एरिया बेंचेस। चलो गाइस, नेक्स्ट क्या है अपने पास गाइस, सुनो गाइस, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी गाइस, जो फर्स्ट अथॉरिटी का जो ऑर्डर आता है ना गाइस, इसे बोला जाता है ऑर्डर इन ओरिजिनल, ऑर्डर इन ओरिजिनल। ये ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हो, OIO, ये ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हो, तो अपील का जो ऑर्डर आएगा ना सर, इसे बोला जाता है OIA, ऑर्डर इन अपील। जो पहला जो ऑर्डर रहेगा गाइस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, इसे बोला जाता है OIO, ऑर्डर इन ओरिजिनल। इसको आप अपील में लेके गए तो इनका अपील में जो ऑर्डर आएगा गाइस, इसे बोला जाता है ऑर्डर इन अपील। अच्छा, अब केस ऐसा हो सकता है गाइस कि लेट सपोज देयर आर 4 मैटर्स ABCD इन ऑर्डर इन ओरिजिनल। अब हो सकता है ए और बी के अगेंस्ट आपको अपील में नहीं जाना, सी और डी को लेके आपको अपील में जाना है। तो क्या मैं सिर्फ सी और डी को मैटर को अपील में लेके जा सकता हूं? द आंसर इज यस। तो ऑर्डर इन अपील जो आएगा गाइस, ऑर्डर इन अपील भी सी और डी के लिए मैटर सुनेगा गाइस। अच्छा, अब ए और बी मैटर के लिए, ए और बी मैटर के लिए कौन सा ऑर्डर वैलिड होगा? OIO। और सी और डी के लिए कौन सा मैटर, कौन सा ऑर्डर अपील वैलिड होगा? OIA, ऑर्डर इन अपील का जो ऑर्डर आएगा गाइस। ठीक है, ए और बी के लिए गाइस कौन सा वैलिड होगा? OIO। सी और डी के लिए कौन सा वैलिड होगा?
OIA। अच्छा, अब अगर मैं एपिलेट ट्राइब्यूनल में जाना चाहता हूं, ये ऑर्डर के अगेंस्ट में एपिलेट ट्राइब्यूनल में जाना चाहता हूं, तो क्या मुझे ABCD सबको लेके जाना पड़ेगा? नहीं सर, सिर्फ C और D ये ऑर्डर के अगेंस्ट। अच्छा, इसमें से क्या मैं एक ही मैटर को लेके जा सकता हूं? यस, आई कैन टेक ओनली वन मैटर ऑल्सो, मैटर C और मैटर D। This concept is called as partial merger. This concept is called as partial merger, doctrine of partial merger. Only that part of the original order merges with the subsequent order which relates to the matter considered and decided in the appeal, revision, etc. Hence, for matter considered and decided in appeal, subsequent order will operate, and for other matters operative order shall be the original order. मैं आपको अपने एग्जांपल में डील करूंगा। इस A और B, इसके अगेंस्ट हम अपील में नहीं गए थे, तो जो OIO था वो वैलिड माना जाएगा। C और D को हम अपील में लेके गए थे और अपील में उसका डिसीजन आया सर, तो C और D के लिए OIA वैलिड होगा। जनरली GST में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर विल अप्लाई। डॉक्ट्रिन ऑफ टोटल मर्जर मतलब इट मींस द ओरिजिनल ऑर्डर wholly gets affected, that is the original order becomes a nullity and the subsequent order is only operative order for all legal purpose। मतलब इन केसेस में अगर मैं C और D को के अपील में लेके जाना चाहता हूं, तो ये जो OI और OIA रहेगा वो ABCD सभी मैटर के लिए रहेगा, फिर टोटल वही मैटर। बट अभी तो ऐसा केस नहीं है गाइस। GST में पार्शियल मर्जर का कंसेप्ट है, इनकम टैक्स में एक सेक्शन में टोटल मर्जर का कंसेप्ट है। अब आपके लिए गाइस ये होमवर्क है कि आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा सेक्शन है इन इनकम टैक्स जो टोटल मर्जर की बात कर रहा है। और जैसे ही आप ये लेक्चर देखो गाइस, आई वांट यू टू मैसेज, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये लेक्चर देखा है। ठीक है, चलो, दैट विल बी अ गुड होमवर्क फॉर यू। चलो, अच्छा, अभी तक अपने कौन से सेक्शन हो गए गाइस? सेक्शन का रिवाइज करवा दो। सेक्शन 121 हमने देखा है गाइस। सेक्शन 121 चार ऑर्डर, ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स रहेंगे गाइस। ठीक है, और अपील के जो सेक्शंस है गाइस, सेक्शन 107 विद द फर्स्ट अपील एपिलेट टू एपिलेट अथॉरिटी। सेक्शन 112 विल गो टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल। अच्छा, एपिलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा ना गाइस, वो ऑर्डर आएगा सेक्शन 113 में। तो ये ऑर्डर को लेके हम अपील में आइदर 117 में हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर 118 में जाएंगे, या डायरेक्ट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे 118 में। ठीक है, अच्छा, डोंट कंफ्यूज दिस विथ आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32। बेटा वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ है, ये स्टैट्यूटरी रिलीफ दी गई है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है गाइस, ये स्टैट्यूटरी रिलीफ दी गई है। जो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा ही नहीं सकते, जो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा ही नहीं सकते, वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ ही जाना पड़ेगा। बट जो ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो, इन दैट केस यू हैव टू फॉलो दिस चेन। यहां तक क्लियर? सेक्शन 108 रिविजनल अथॉरिटी का पावर था गाइस। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस गाइस, यहां तक अपने को क्लियर है। चलो, नाउ थोड़े से सिंपल सेक्शंस गाइस। ठीक है, चलो, फर्स्ट कौन सा है? अगर सेक्शन 116 अपीयरेंस बाय ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा सर, असेसी के बिहाफ पे लड़ने कौन जा सकता है सर? तो लोग बोलते हैं एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड और रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर एन ऑफिसर और एपिलेट अथॉरिटी और एपिलेट ट्राइब्यूनल मे अपीयर थ्रू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। Assessee needs to attend personally when required under this act for examination or oath or affirmation. Make sense? मुझे बोलो कौन कौन से चैनल तक बोल रहे गाइस ये लोग? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ऑफिसर्स, एपिलेट अथॉरिटी एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल। यहां पे असेसी
खुद भी जा सकता है लड़ने के लिए, या वो किसी और के थ्रू, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी लड़ सकता है अपना केस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे यू रिक्वायर अ लॉयर। ओके सर, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं? ही कैन बी अ रिलेटिव, या उसके एम्प्लॉइज जो रहेंगे वो भी हो सकते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए एंड रिटायर ऑफिसर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट। तो जीएसटी ऑफिसर्स है वो भी जा सकते हैं, बट आफ्टर 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट, एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, इन लोग जा सकते हैं। कौन नहीं जा सकते सर? जो गवर्नमेंट के सर्विस से सर डिसमिस या रिमूव किया गया रहेगा, या हु इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और इज इंसॉल्वेंट ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग विच द इंसॉल्वेंसी कंटिन्यूज। अगर पैसे ही नहीं है तो अंडर द टेबल, समझ गए आप, तो इंसॉल्वेंट नहीं जा सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब समझना गाइस, सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर इश्यू किया। लेट सपोज सर इसमें जो टैक्स की डिमांड है ना सर, वो है 10 करोड़। ये डिमांड ऑर्डर आया सर 73, 74, 76, सर इसमें डिमांड ऑर्डर आया सर, 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, डिमांड ऑर्डर आया, मैंने आपको बताया इसका मीनिंग क्या है। डिमांड ऑर्डर आ गया, डिमांड ऑर्डर मतलब असेसी के अगेंस्ट इतने का केस है और ऑफिसर 10 करोड़ रिकवरी करेगा। अच्छा, असेसी को अब सुनने के लिए गाइस, इधर असेसी को अब सोचने के लिए उसके पास 3 महीने रहेंगे। सेक्शन 78 3 महीने का टाइम लिमिट दे रहा था। 3 महीने में आइदर आप अपील में चले जाओ या फिर आप पे ऑफ करो। अगर 3 महीने में ये 10 करोड़ पे नहीं करेगा और अपील में भी नहीं गया, तो डिपार्टमेंट सेक्शन 79 इनिशिएट करके 6 तरीके उनके पास होते थे रिकवरी के लिए। अच्छा, मैं टाइम एंड अगेन गाइस जितना हो सकता है डिमांड रिकवरी के चैप्टर्स, पेनल्टी के सेक्शंस जो है, मैं इन लेक्चर्स में गाइस बार बार डील करूंगा। आप इसको एफएफ ना करना गाइस, ठीक है? ये जितना सुनोगे आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा गाइस, आपके बेटरमेंट के लिए मैं कर रहा हूं गाइस। चलो, अब सॉरी मैं कहां पे था, तो हाँ, अब अगर सर ये अपील में गया, और सर अपील में गया तो सर अपील में विजुअलाइज करो ना, क्या आज अगर अपील में गया तो क्या 10 दिन में इसका ऑर्डर आ जाएगा, उसके 10 दिन में ये ऑर्डर दे देगा, उसके 10 दिन में ये ऑर्डर देगा, 10 दिन में ये, सर क्या 1-1.5 महीने में क्या सर पूरा मैटर खत्म होने वाला है क्या? नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ आपने पता ही रहेगा बेटा, यू आर इन इंडिया, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पता ही रहेगा कि ये मैटर अब लंबा चलेगा। अगर ये मैटर अपील में चला गया ना, ये बेटा अपील में गया तो मैटर लंबा चलने वाला है, और कभी कभी तो 2 साल, कभी कभी 3 साल, कभी कभी 10 साल, कभी कभी 20 साल, कभी कभी मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ने आए तब ये असेसी है ही नहीं। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं इंडिया में, यस, क्वाइट पॉसिबल। तो सर डिपार्टमेंट को पता है कि अपील में जब जाएगा ना असेसी, तो वो डिले कर रहा है पे करने में, और ऐसा ना हो इसके लिए जनरली जब भी कोई अपील में जाता है तो इसका मतलब ये होता है, डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपके अगेंस्ट 10 करोड़ है ना, तो 10 करोड़ पे कर दो, फिर जाओ अपील में। फिर अपील का ऑर्डर 20 साल बाद भी आया ना तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि 10 करोड़ मेरे पास आ गए थे। हाँ, अगर आप केस जीत गए तो मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा, बट 10 करोड़ पहले दे दो, पहले दे दो, फिर अपील में जाओ। और असेसी बोलता था 10 करोड़ मैं लाऊं कहां से यार मैं पैसे, और ये तो गलत हो गया। मैं क्या बोला हूं, असेसी क्या बोल रहा था, असेसी बोल रहा था कि मैं अपील में जाना चाहता हूं, अपील स्टैट्यूटरी रिलीफ दी गई है, मैं अपील में जाना चाहता हूं, अपील का जो फाइनल डिसीजन आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया देना है तो मैं दे दूंगा सब। वेट तो करो, ऑर्डर की वेट तो करो, समझ रहे हो? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो आप? असेसी बोल रहा है मैं तो अपील में गया तो अपील का जो फाइनल डिसीजन आएगा मैं उसको प्रॉपर मानूंगा, और डिपार्टमेंट ये बोलता था कि भाई हमने तो डिमांड ऑर्डर दे दिया है,
तो आप इतना अमाउंट दे दो, फिर अपील में जाओ। अब टू कम टू अ मिडल वे, मिडल ग्राउंड पे आना चाहिए गाइस। तो मिडल ग्राउंड पे आने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है यार, डिपार्टमेंट तो ना रिकवरी करने के लिए कुछ भी डिमांड ऑर्डर इश्यू कर देंगे। सर कुछ भी मतलब ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा आप बोल रहे हो कुछ भी ऑर्डर इश्यू कर देंगे, ये क्या बोल रहे हो आप? तो समझना गाइस, ये जो ऑफिसर्स है, क्या इनको भी तो, क्या ये भी तो एक कंपनी में ही है, क्या इनको भी तो प्रमोशन चाहिए? यस। और प्रमोशन कैसे मिलेगा इसको? जितना आप पैसे रिकवर करके लाओगे गवर्नमेंट के लिए, वो बेसिस पे ऊपर जाओगे। कोई नई बात बोली क्या मैंने? आप हो ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप हो ना गाइस, इसके लिए तो आर्टिकलशिप इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब पता चल जाए पहले से ही। तो इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि ये ऑफिसर तो, गवर्नमेंट बोलता है, लॉ मेकर्स बोल रहे हैं कि ये ऑफिसर्स तो प्रमोशन पाने के लिए कुछ भी डिमांड ऑर्डर इश्यू कर देंगे। एसएससी को फाइनेंशियल बर्डन ना हो, एसएससी को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए इन मैटर्स के लिए। हम इसको बोलेंगे जब आप अपील में जाओ तो टोटल जो अमाउंट ना, टोटल अमाउंट इतना पे करने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक परसेंटेज देंगे, उतना परसेंटेज बस पे कर दो, विच विल बी 10%, वॉट एवर, 7.5%, 10%, एक हम आपको एक परसेंटेज दे देंगे और इसे बोला जाएगा प्री डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट, रिमेंबर एसएससी एग्री नहीं कर रहा है उतने परसेंटेज का। दिस इज दिस इज अ रिक्वायरमेंट कि आप अपील में जाओ तो इतना परसेंटेज आप पे करके जाओ। अगर केस जीत गए, अगर केस जीत गए तो ये प्री डिपॉजिट हम आपको वापस कर देंगे विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। और अगर आप हार गए तो टोटल में से आपने प्री डिपॉजिट तो पे किया ही था, तो बैलेंस अमाउंट जो है उतना पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। गाइस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट गाइस। पूरा पे नहीं करना है, पूरा पे नहीं करना है, हमें एक प्री डिपॉजिट पे करके चलना है। अब प्री डिपॉजिट कितना है, ये पहले एपिलेट अथॉरिटी में सेक्शन 107 में बोला गया रहेगा और एपिलेट ट्राइब्यूनल में सेक्शन 112 में बोला गया रहेगा। अच्छा, ये प्री डिपॉजिट गाइस जो आपको पे करना है, ये फर्स्ट और सेकेंड लेवल ऑफ अपील तक आपको पे करना है। इसके बाद अगर आप हाई कोर्ट या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, इन दैट केस आपको पूरा अमाउंट पे करके जाना पड़ेगा। वहां पे देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्री डिपॉजिट, वहां पे आपको यू हैव टू शो टू द कोर्ट दैट यू आर जेन्युइन टैक्स पेयर, तो आप पूरा पे करके अपील में जाओ। कौन से दो लेवल पे, जल्दी बता दो, कौन से दो लेवल पे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सर अगर एक्चुअल में फाइनेंशियल बर्डन है तो क्या सर? अगर मैं पूरा पैसे पे नहीं कर सकता तो क्या? तो आप हाई कोर्ट में स्टे एप्लीकेशन दे दो, हाई कोर्ट में स्टे एप्लीकेशन फाइल कर दो कि ऑफिसर रिकवरी इनिशिएट ना कर दे, उसके लिए स्टे लेके आओ। यहां तक गाइस आई एम क्लियर? ये जो मैंने आपको बताया ना बेटा, दो लेवल पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये आपको बताएगा सेक्शन 119। एनी सम ड्यू टू द गवर्नमेंट, any sums due to the government as a result of what? An order passed by appellate tribunal, which can be national bench, state bench under 113, या फिर an order passed by the high court under section 117 shall be payable in accordance with the order so passed। बेटा इनके बेसिस पे, इनके जो ऑर्डर्स आएंगे ना गाइस, इसमें जो अमाउंट दिया रहेगा आपको उतना पे करके जाना पड़ेगा। This will apply notwithstanding that an appeal has been preferred to High Court or Supreme Court। तो मैं बोला बेटा 4 स्टेज है अपील के, 4 स्टेज है, 107 एंड 112। ये फर्स्ट 2 स्टेज में आपको सिर्फ एक परसेंटेज पे करके जाना पड़ेगा और ये परसेंटेज 117 एंड 107 एंड 112 में मेंशन्ड है।
बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको पूरे अमाउंट पे करके जाने पड़ेंगे, ये 119 आपको बता रहा है। अच्छा, अगर आप केस जीत गए गाइस, अगर आप केस जीत गए तो पहले दो स्टेज में अगर आप जीत गए ना गाइस, तो आपको वो प्री डिपॉजिट अपने जो पे किया था आपको वो रिफंड मिलेगा, और वो रिफंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ये आपको सेक्शन 115 बताता है। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केस जीत गए, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वजह से अगर आप केस जीत गए और आपको रिफंड का केस अराइज हो गया गाइस, तो आपको एक रिफंड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और जो आपने पैसे पे किए रहेंगे, यहां पे 119 में जो अमाउंट आपने पे किया रहेगा वो आपको वापिस लेना पड़ेगा। बट ये सेक्शन 115 नहीं बताता, ये सेक्शन 115 नहीं बता रहा है, ये आपको रिफंड के सेक्शंस बताएंगे। तो आपको सेक्शन 54 इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। और सेक्शन 54 में क्या होता है गाइस, आप इसके लिए जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर आने के बाद विद इन 2 years यू हैव टू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड एप्लीकेशन अगर कंप्लीट है तो उसके 60 डेज में आपको अगर पैसे नहीं दिए गए तो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा अंडर सेक्शन 56। गाइस आई डोंट नो एग्जाम रिलेटेड मैं इतना यहां पे कितना बोल रहा हूं, ठीक है, शायद से एक भी क्वेश्चन ना आए अभी अभी तक हमने जो डील किया उसमें, ये जो 119 में अभी जो डील किया उसमें शायद से एक भी क्वेश्चन ना आए। बट प्रैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ लो यार। पहले दो स्टेज मैं क्विक रिवीजन करवा दूं, पहले दो स्टेज में आप जब अपील में जाओगे तो आप एक प्री डिपॉजिट पे करके जाओगे, एक परसेंटेज, और अगर वहां पे केस जीत गए तो आपको रिफंड मिलेगा विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 115। और सर अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको जब अपील में जाना है तो आपको फुल पेमेंट करके जाना है अंडर सेक्शन 119। और वहां पे अगर आप केस जीत गए तो सर रिफंड का केस अराइज होगा, आप 54 में एप्लीकेशन करोगे, 60 डेज में पैसे नहीं आए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये सेक्शन 56 बताता है। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट, सेक्शन 120, अनदर वेरी गुड पॉइंट गाइस। ये फॉर द टाइमिंग शायद से प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेबल नहीं है बट ये होगा, आगे जाके होगा। अब समझना गाइस, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है सर, कौन है? कैन आई से डिपार्टमेंट? अच्छा, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन आई से आपको पहले रिकवर करना है तो 73 74 में शो कॉज नोटिस भेजेंगे, उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद डिमांड ऑर्डर आएगा। अब सर कभी कभी केस ऐसा भी तो हो सकता है कि ये और ये मिल गए, पॉसिबल? वो एंगल से नहीं बेटा, ये एंगल से मैं बोल रहा हूं, हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। और ऑफिसर ने बिकॉज शो कॉज नोटिस इश्यू किया था तो वो डिमांड ऑर्डर तो देगा, बट डिमांड ऑर्डर बहुत ही कम देगा। सर तो हो सकता है शो कॉज नोटिस उसने निकाला 10 करोड़ का शो कॉज नोटिस, डिमांड ऑर्डर उसने निकाला 10 लाख का, ऐसा नहीं जीरो, जीरो नहीं 10 लाख का, कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो रिकवर किया इसके लिए। तो सर पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इंडिया है, सब पॉसिबल है सर। तो सर ये ऑर्डर के अगेंस्ट हु इज एग्रीव्ड, हु इज एग्रीव्ड? असेसी तो एग्रीव नहीं है बेटा, असेसी कैसे? डिपार्टमेंट कैन बी एग्रीव्ड, यस। तो कमिश्नर ने देखा, कमिश्नर ने ये ऑर्डर देखा, कमिश्नर को लगा यार ये तो गलत है, ऑर्डर ऑर्डर ही गलत है। तो सर क्या डिपार्टमेंट ही अपने ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं? यस, क्वाइट पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं गाइस समझना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है
डिपार्टमेंट अपील में कब जा सकता है? अच्छा, कभी कभी तो गाइस ऐसे भी हो सकता है कि ये ऑफिसर ने निकाला 50,000 रुपए की डिमांड ऑर्डर। अच्छा, अगर 50,000 रुपए की डिमांड ऑर्डर निकाली तो सर असेसी एग्रीड नहीं है, लेट्स सपोज असेसी एग्रीड नहीं है, बट डिपार्टमेंट एग्रीड है। अब छोटे छोटे अमाउंट्स की अगर डिपार्टमेंट अपील में जाए तो यार सेंस नहीं बनेगा। तो डिपार्टमेंट को नॉट द असेसी, डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि हम आपके लिए एक लिमिट सेट कर रहे हैं, अगर वो लिमिट के ऊपर के अमाउंट्स है तब आप अपील में जा सकते हो। तो इसके लिए गाइस सेक्शन 120 पिक्चर में आ जाएगा। वो लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट कैन नॉट फाइल अपील इफ द टैक्स इन्वॉल्व इज बिलो द प्रिस्क्राइब मॉनिटरी लिमिट्स। अभी तक ये प्रिस्क्राइब नहीं किया है अभी तक, आगे हो जाएगा। ऑर्डर नॉट अपील अगेंस्ट। अच्छा, अब डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट अपील में नहीं गया गाइस, बिकॉज क्यों नहीं गया? बिकॉज लिमिट सेट कर दी। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं गाइस। लेट्स सपोज द प्रिस्क्राइब लिमिट इज 1 लाख, सॉरी 1 लाख, ठीक है। अब लेट्स सपोज डिमांड ऑर्डर कितने का था अपने एग्जांपल में? 50,000। तो सर 50,000 का है तो डिपार्टमेंट अपील में नहीं जा पाएगा। सर क्या यही मैटर, या ये जो 50,000 का जो ऑर्डर आया था, क्या यही मैटर क्या नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है? नेक्स्ट ईयर, यस। और सर नेक्स्ट ईयर जो है ना अमाउंट, चोरी का अमाउंट है, दैट इज 1.5 लाख। FY, लेट्स सपोज FY 18-19 में द अमाउंट इज 50,000, बट यही सेम डिफॉल्ट उसने FY 19-20 में भी किया है और वहां पे द अमाउंट इज 1.5 लाख। अब अगर वहां पे 1.5 लाख है तो सर डिपार्टमेंट वहां पे अपील में जाना चाहता है, बट असेसी क्या बोलेगा? अरे लास्ट टाइम तो आप नहीं गए थे, लास्ट टाइम तो आपने एक्सेप्ट कर लिया था ये ऑर्डर। तो इसके लिए लास्ट टाइम आपने क्यों एक्सेप्ट किया था? बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू गो इनटू अपील। ऐसा नहीं है वो लोग ने स्टैंड एक्सेप्ट कर लिया, दे वर नॉट अलाउड टू गो इनटू अपील। नेक्स्ट ईयर अगर अमाउंट 1.5 लाख का है, अगर मॉनिटरी लिमिट्स पिक्चर में नहीं है, इन दैट केस दे कैन गो इनटू अपील। और असेसी ये नहीं बोल सकता कि भाई डिपार्टमेंट ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया था। सो ऑर्डर नॉट अपील अगेंस्ट ओविंग टू मॉनिटरी लिमिट, इट इज नॉट अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। बाकी सबके लिए ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं हो जाएगा। असेसी कैन नॉट रेज प्ली ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। अच्छा गाइस, यहां तक हमने 3 सेक्शन किए गाइस। एक सेक्शन 116 ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, एक सेक्शन 119 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूरे अमाउंट पे करके जाओगे, और एक है सेक्शन 120 कि कुछ लिमिट्स तक डिपार्टमेंट कैन नॉट गो इनटू अपील। चलो नेक्स्ट what we have is guys section 121 non appealable orders। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंडेटरी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। ये आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करके आप पिक लेके मुझे भेजो, तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है या नहीं की है। आई वांट टू ऑडिट इट। चलो, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, नाम से पता चल जाता है बेटा, इसके अगेंस्ट अपील में नहीं जा सकते। अपील में नहीं जा सकते मतलब ये स्टैट्यूटरी रिलीफ अवेलेबल नहीं की है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ यस सर अवेलेबल। कौन से 4 मैटर के लिए? तो नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन टेकन और ऑर्डर पास बाय एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स इफ सच डिसीजन और ऑर्डर रिलेट्स टू 1 ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और अदर ऑथोरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। I am saying guys, you are, let's suppose X limited, ठीक है, assessee is X limited। guys be practical when I all say this, ठीक है।
बेटा हम इंडिया में हैं, तो आपको पता है ना गाइस क्या होने वाला है, तो अब समझना। लेट सपोज ऑफिसर इज मिस्टर ए, ये डिपार्टमेंट का ऑफिसर है सर, जीएसटी ऑफिसर है सर, और जीएसटी ऑफिसर ने सर आपके अगेंस्ट एक शो कॉज नोटिस इश्यू किया हुआ है फॉर 1 करोड़। अच्छा, शो कॉज नोटिस में आप रिप्लाई फाइल करोगे, रिप्रेजेंटेशन दोगे, तो सर आपने रिप्रेजेंटेशन दिया। सर आपने जब रिप्रेजेंटेशन दिया तो क्या हुआ रहेगा मांडोली? यस, मांडोली हुआ रहेगा, यस। ठीक है, तो थोड़ा सा नेगोशिएशन हुआ, ऊपर नीचे हुआ, बट फाइनली इट वॉज एग्रीड। ठीक है, आपने लेट सपोज इसको दे दिया, दे दिया। ठीक है, अब आप वेट कर रहे थे कि डिमांड ऑर्डर आएगा, नील डिमांड ऑर्डर आ जाएगा, आप उसकी वेट कर रहे थे। अब क्या हुआ गाइस, इसके जो ऊपर के ऑफिसर है ना सर, इसके जो ऊपर के ऑफिसर है, इसने देख लिया, ले रहा है, और इज अ वेरी हॉनेस्ट पर्सन गाइस, तो गुस्सा आया। डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है, उसके नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, उसको नहीं मिला। ठीक है, तो उसको गुस्सा आया। अच्छा, उसको गुस्सा आया तो आप इसने क्या किया बताए, आपका ये जो केस है ना, आपका ये जो केस है किसी और ऑफिसर के हाथ में दे दिया। किसी किसी और ऑफिसर के हाथ में दे दिया आपका केस। अच्छा, आप अब वहां पे रिप्रेजेंटेशन दोगे, और वहां पे रिप्रेजेंटेशन दोगे तो वो भी 10 मांग रहा है। पूरी गंगा थोड़ी ना साफ है गाइस। ठीक है, एक को खिलाया, वो गलत निकला, दूसरे को अभी वो बोले कि मुझे दे दो, अब आपने उसको दिया है, आपने इसको 10 दिया है, मुझे दे दो थोड़ा। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि यार मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है यार। तो आप ये जो ट्रांसफर का केस हुआ ना गाइस, आप ये ट्रांसफर, ये ऑर्डर के अगेंस्ट आप एग्रीड हो। बोलो बेटा, अपील में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, नॉट पॉसिबल। अगर आपका केस किसी ऑफिसर ने ट्रांसफर कर दिया, कमिश्नर ने, ऑफिसर ने ट्रांसफर कर दिया आपका केस, ये ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। फर्स्ट मैटर डन, हम इसको याद रखेंगे टी। चलो, सेकंड, सर ऑफिसर मेरे यहां पे इंस्पेक्शन सर्च करने आए, सेक्शन 67। सर जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे तो बहुत सारे बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स मिले जो काले थे, उठा के लेके गए सर। अब उठा के लेके गए, सीजर ऑर्डर दे दिया सर, ये सीजर ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी एग्रीड है। वो बोलता है कैसे मेरे बुक्स कैसे उठा के लेके जा सकते हो? वो ये ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना चाहता है, नहीं जा सकता। एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। और याद है बेटा, इसमें मैंने आपको बाइफरकेट करवाया था, सीजर ऑफ गुड्स, सीजर ऑफ गुड्स इट इज एन अपीलेबल ऑर्डर, बट सीजर ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। पढ़ लो बेटा ये पॉइंट फटाफट। नेक्स्ट, सर एक असेसी ने लेट सपोज 20 करोड़ की चोरी की है, टैक्स की 20 करोड़ की चोरी की है। अब टैक्स की चोरी की है तो ऑफिसर बोल रहा है कि ये असेसी को बाहर नहीं रखा जा सकता, इसको हम जेल में सजा देंगे, इसको इसको इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, जेल की सजा होनी चाहिए ये बंदे को। तो सर इम्प्रिजनमेंट कौन कर सकता है? सर इम्प्रिजनमेंट ऑफिसर नहीं कर सकता यार, थोड़ा सा लॉजिकल है, ऑफिसर नहीं कर सकता। बट सर क्या ऑफिसर कोर्ट में जा सकता है? यस। और कोर्ट में क्या वो बोल सकता है कि ये बंदा है, उसने 10 करोड़ 20 करोड़ की चोरी की है, इसको बाहर मत रखो, इसको जेल की इम्प्रिजनमेंट दो। यस। अच्छा सर, अगर अगर आपको कोर्ट में जाना है ना सर, तो कोर्ट सबसे पहले पता है क्या देखेगा? इसके लिए कोर्ट कमिश्नर का प्रोसिक्यूशन ऑर्डर देखेगा। वो जो प्रोसिक्यूशन है ना, प्रोसिक्यूशन, उस उस उसके केस में, मतलब इम्प्रिजनमेंट के केस में गाइस, कमिश्नर हैज टू अप्रूव कि ये मैटर को कोर्ट में लड़ा जा सकता है। तो वो परमिशन देगा कि यस ऑफिसर, आप इसको जाके कोर्ट में इसकी चार्जशीट फाइल करो, या जो एफआईआर होता है, वॉट एवर यू फाइल दैट। तो सर कमिश्नर ने ये जो सैंक्शन ऑर्डर दिया ना, असेसी उससे एग्रीड है।
एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, मैं ऐसे नहीं बोला प्रोसिक्यूशन ऑर्डर ना, वो तो कोर्ट देगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी, मैं बोल रहा हूं कमिश्नर ने जो अप्रूवल दिया रहेगा टू द लोअर ऑफिसर कि यस इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाओ, तो वो जो सैंक्शन ऑर्डर है असेसी उससे एग्रीड है, नॉन अपीलेबल ऑर्डर। एंड लास्ट, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा फिर भी आपको याद आ जाएगा सर, सेक्शन 80 में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, ये राइट ऑफ द असेसी नहीं था सर, ये परमिशन मांगना पड़ रहा था। तो कमिश्नर अगर चेक करके बोल रहा है कि हाँ इसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए, इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्ट्रांग है, इन दैट केस सर, इन दैट केस इफ assessee wants to go appeal into that for that order, तो नहीं जा सकता। an order passed under section 80 for payment of tax dues in installments। 4 सेक्शन है बेटा, पहला कौन सा था, ट्रांसफर, सेकंड सीजर, थर्ड प्रोसिक्यूशन एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। इसको याद रखेंगे, टिप्स, टिप्स के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते सर। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर हो जाए, कोई भी ऑर्डर, तो आपके लिए सेक्शन 107 ओपन है, ओपन, दरवाजा खोल के रखा हुआ है सर। अपील्स टू एपेलेट अथॉरिटी बाय एनी पर्सन हु इज एग्रीड अगेंस्ट एनी डिसीजन और एनी ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर कोई भी ऑर्डर हो जाए सर, कोई भी डिसीजन, कोई भी ऑर्डर हो जाए, इट कैन बी डिमांड ऑर्डर, इट कैन बी सीजर ऑर्डर, इट कैन बी कन्फिस्केशन, कोई भी ऑर्डर हो जाए सर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी एपेलेट अथॉरिटी में जाएगा। आई होप पॉइंट यहां तक क्लियर है गाइस। अच्छा जल्दी मुझे बताओ बेटा, एपेलेट अथॉरिटी, ये जो फर्स्ट अपील है, ये विद इन द डिपार्टमेंट है या बियॉन्ड डिपार्टमेंट है? दिस इज अ अपील चेन क्रिएटेड विद इन द डिपार्टमेंट, इसको बाद में हम यूज करेंगे सर। इट इज विद इन द डिपार्टमेंट अपील। ओके सर, अभी एपेलेट अथॉरिटी सर कौन रहेगा? तो वो लोग बोलते हैं इट डिपेंड्स, जो नीचे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो कौन है? सर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर है तो सर इसके ऊपर आएगा एडिशनल कमिश्नर, तो एडिशनल कमिश्नर अपील्स इसके पास जाएगा। और सर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर है तो इनके ऑर्डर्स आप कमिश्नर अपील्स में लेके जाओगे। एंड व्हेन आई से अपील्स, तो आपको गाइस स्ट्राइक होना चाहिए कि ये असेसी को एडजुडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपील की मैटर सुनेंगे। बोर्ड में ही अथॉरिटी, बोर्ड में ही वो लोग ने एक अपील की चेन कर दी है, तो ये सिर्फ अपील के मैटर सुनेंगे, दे विल नॉट एडजुडिकेट। नाउ अब अपने को सेक्शन 107 में गाइस कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये तो हमने चेक कर लिया कि किसके ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील में जाएंगे, ठीक है। अब सेक्शन 107 में सर एक टाइम लिमिट रहेगा, यस। नेक्स्ट प्री डिपॉजिट का पॉइंट रहेगा, यस। नेक्स्ट क्या एपेलेट अथॉरिटी के टाइम पे क्या असेसी कोई एडिशनल एविडेंस पुट फॉर कर सकता है, वो पॉइंट्स भी रहेंगे। नेक्स्ट सर एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर क्या क्या कर सकता है, वो पॉइंट्स भी रहेंगे। तो अल्टीमेटली अपने को क्या याद रखना है ना, मैंने उसके लिए एक चार्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट गाइस। अपील कितने टाइम लिमिट में करनी है? तो फर्स्ट अपील आपको 3 महीने में करनी है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर आएगा ना, वो आपको जब मिलेगा तब से 3 महीने में स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, यहां से 3 मंथ्स कैलकुलेट होंगे। नेक्स्ट, अच्छा अगर आप कभी डिले कर देते हो, ठीक है, अब 3 महीना तो नॉर्मल टाइम लिमिट है,
बट लेट सपोज यू हैव सम सफिशिएंट कॉज, आप हो सकता है जो अपील का मैटर जो बंदा सुन रहा है, जो जो मैटर इसको हैंडल कर रहा है वो असेसी आउट ऑफ स्टेशन है, या उसके भी घर पे कोई बीमार गिर गया, वॉट एवर सर्कमस्टेंसेस। सो इफ यू हैव सम सफिशिएंट कॉज, अगर आप 3 महीने में अपील नहीं कर सकते, तो आप जब अपील करोगे तो पहले आप कमिश्नर अपील्स को एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दोगे और बोलोगे कि मेरे से डिले हो गया, मैं 3 महीने में नहीं आ पाया, डिले हो गया, तो वो डिले को कॉन्डोन कर दो, वो डिले को कॉन्डोन कर दो। तो उनके पास आपको 1 मंथ का टाइम लिमिट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 4 मंथ्स, 3 मंथ्स नॉर्मल प्लस 1 मंथ कंडोनेशन ऑफ डिले। अच्छा, कौन सा अपील का फॉर्म है? दैट इज APL 1, ये ऑनलाइन मोड से करना है। अब फटाफट कोई मुझे बता दे, सर्विस ऑफ ऑर्डर के बाद अगर 3 महीने में आप अपने अपील कर दी, 3 महीने में, तो आपको सिर्फ APL 1 फाइल करना है। बट अगर 3 महीने में नहीं की, उसके बाद विद इन 1 मंथ अगर आप कर रहे हो, तो आपको अपील का फॉर्म तो फाइल करना पड़ेगा, बट इसके साथ साथ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का फॉर्म भी रहेगा, वो भी फाइल करना पड़ेगा, या जो लेटर रहेगा वो भी फाइल करना पड़ेगा। और कमिश्नर अपील्स रेदर सॉरी एपेलेट अथॉरिटी, वो सबसे पहले क्या देखेगा? सबसे पहले वो ये देखेगा कि क्या सफिशिएंट कॉज के वजह से आपके डिले हुआ है। इफ यस, तो वो आपका डिले कॉन्डोन कर लेगा और ये जो अपील है वो अपील एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो अपील एक्सेप्ट कर लेगा। यहां तक आपको भाई, यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है? अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड, ये जो हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं? हम डिमांड ऑर्डर की बात कर रहे हैं गाइस। डिमांड ऑर्डर, सीजर ऑर्डर, कन्फेस्केशन ऑर्डर, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है। अच्छा, आप जब अपील फाइल करोगे गाइस, तो अपील के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको फाइल करने पड़ेंगे, यस। डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, यस। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। अच्छा, तो आप जब आप अपील का फॉर्म फाइल कर रहे हो गाइस, अगर आपने अपील के फॉर्म के साथ ही ये सर्टिफाइड कॉपी दे दिया, इन दैट केस जब आपने ये सबमिट कर दिया ना बेटा, तब डेट ऑफ सबमिट माना जाएगा, तब डेट ऑफ सबमिट माना जाएगा। अच्छा, सपोज आप सर्टिफाइड कॉपी अपील के टाइम पे नहीं देते, आप सिर्फ अपील APL 1 फाइल कर रहे हो, सर्टिफाइड कॉपी आप बोल रहे हो मैं बाद में दूंगा, तो बाद में कब तक आप दे सकते हो? 7 डेज। अगर विद इन 7 डेज आपने दे दिया ना, तो जब आपने APL 1 फाइल किया था तब आपकी अपील की डेट मानी जाएगी। और अगर आपने विद इन 7 डेज ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया, तो जब आपने सर्टिफाइड कॉपी दिया तब ऐसा माना जाएगा कि उस दिन आपने अपील फाइल की है, और फिर वो 3 महीने का टाइम लिमिट देखेंगे कि आप विद इन टाइम लिमिट आए हो या नहीं आए हो। तो इसके लिए मैंने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर शैल बी सबमिटेड विद इन 7 डेज ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। साथ में ही दे दिया, बेस्ट बेस्ट। साथ में नहीं दिया तो विद इन 7 डेज दे दो, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल है, लॉजिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, ये आप विद इन द डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहे हो, मैं गाइस मैं रिपीट करूंगा, ठीक है ना। क्या आप विद इन द डिपार्टमेंट कर रहे हो? यस सर। और विद इन द डिपार्टमेंट कर रहे हो तो असेसी क्यों कोई फीस देगा? ये आप विद इन द डिपार्टमेंट ही चेन है, तो आप सुनने की कोई फीस नहीं देनी है, फीस इज नील, अपील फीस इज नील। आई होप मैटर यहां तक क्लियर है गाइस। अच्छा, नेक्स्ट सर, मुझे प्री डिपॉजिट भी देना पड़ेगा? यस, ओनली बाय द असेसी, यस। सर, प्री डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा? तो देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनना। लेट सपोज ऑर्डर इन ओरिजिनल जो आया ना, उसमें टैक्स की डिमांड है लेट सपोज 1 करोड़, इंटरेस्ट है लेट सपोज 30 lakhs एंड पेनल्टी इज 10 lakhs। तो टोटल कितनी रिकवरी की बात कर रहे हैं? 1.4 CR की। सर, असेसी इसमें से एक भी पॉइंट में एग्रीड नहीं है, ये मैटर जो है ना उसमें एक भी पॉइंट में अटेंड नहीं है, वो टोटली 1.4 करोड़ के लिए अपील में जाना चाहता है।
तो कैन आई से जो भी है वो डिस्प्यूटेड है? यस। असेसी ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्री डिपॉजिट मुझे कितना देना है कि जितना डिस्प्यूटेड टैक्स है ना, जितना डिस्प्यूटेड टैक्स उसका 10%। डिस्प्यूटेड टैक्स, अच्छा टैक्स कितना है डिस्प्यूटेड? 1.4 कर दो, टोटल है। टैक्स का कंपोनेंट कितना है? 1 करोड़। तो इसका 10% कितना हो गया? 10 लाख। इतना प्री डिपॉजिट पे करो। एंड मैक्सिमम मुझे कितना पे करना है? मैक्सिमम विल बी 25 करोड़ फॉर सीजीएसटी, 25 करोड़ फॉर एसजीएसटी, टोटल 50 करोड़ फॉर आईजीएसटी। दैट इज मैक्सिमम। अपने यहां पे तो बहुत कम है बेटा, 10 लाख की है, खत्म। अच्छा, अब लेट सपोज इसमें से असेसी 40% एग्री कर रहा है, 40% एग्री। तो कितना एग्री कर रहा है? टैक्स में कितना एग्री कर रहा है? 40 लैक्स, इंटरेस्ट में 12 लैक्स और पेनल्टी में 4 लैक्स। इतना वो एग्री कर रहा है। सर जितना एग्री कर रहा है ना, टोटल कर दो, टोटल कितना? 56। इतना एग्री कर रहा है, पूरा 50 लैक्स, 56 लैक्स जमा कर दो। बीट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, जो भी है, जितना वो एग्री कर रहा है ना वो पूरा पे कर दो। इसके बाद अब मेरा डिस्प्यूटेड टैक्स कितना है? डिस्प्यूटेड टैक्स 60 लैक्स, उसका 10% पे करो, 6 लैक्स। आई होप द पिक्चर इज क्लियर। अच्छा सर, टोटल डिमांड तो 1.4 करोड़ का था, मैं उसमें से सिर्फ 56 लैक्स एग्री कर रहा हूं। सर बैलेंस क्या रिकवरी इनिशिएट कर देंगे? नहीं, अगर मैं अपील में जा रहा हूं, मैंने प्री डिपॉजिट पे कर दिया, तो बैलेंस का ऑटोमेटिक स्टे आपको मिल गया। आई होप यहां तक क्लियर। चलो वेरी क्विकली गाइस, आप ये पढ़ सकते हो गाइस। APL 1 3 months, टाइम लिमिट इज 3 months प्लस 1 month COD, अपील फीस इज नील, प्री डिपॉजिट जितना एडमिटेड ड्यूज है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस सब मिला के जितना एडमिटेड है पूरा पे कर दो। डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% पे करना है, मैक्सिमम 25 करोड़ CGST, 25S, 50 IGST, डन। बैलेंस ऑटोमेटिक स्टे, डन। सो सिंपल, सो सिंपल बेटा, बनाया गया आपके लिए। चलो एग्जाम्पल कर लेना गाइस। डन विद दिस? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब सुनना गाइस, अब सुनना। ये है कमिश्नर, इसके नीचे है असिस्टेंट कमिश्नर। सर असिस्टेंट कमिश्नर ने शो कॉज नोटिस निकाला सर 1 करोड़ का। सर असेसी ने रिप्लाई दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद डिमांड ऑर्डर आया सर। अच्छा, ये रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन जैसे ही मैंने लिखा तो आप लोगों का माइंड ऑटोमेटिक वही वही डायरेक्शन में गया रहेगा। कौन सा डायरेक्शन में? अगर ये डायरेक्शन आप रख रहे हो तो आप सही समझ रहे हो बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, जोक असाइड, लेट सपोज एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, कितना दिया सर? 10 लाख का दे दिया। डिमांड ऑर्डर कितना आया सर? सर डिमांड ऑर्डर 10 लाख का निकाल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर भी खुश, असेसी भी खुश, 20 लाख में मामला खत्म। 1 करोड़ का शो कॉज नोटिस था, 20 लाख में मामला खत्म। चलो ठीक है। अब सर असिस्टेंट कमिश्नर को ये जब दिया ना सर, तो असिस्टेंट कमिश्नर पूरा 10 लाख अपने घर पे लेके गया, पूरा पूरा। नेक्स्ट दिन जब वो ऑफिस में आया ना, तो कमिश्नर ने बुलाया, आजा बेटा आजा, आजा ऑफिस में, आजा ऑफिस में बात करनी, आजा। कल तेरे पास ये असेसी आया था? आया था। पूरी बैग लेके आया था? यस। वो बैग कहां पे? वो तो घर पे लेके गया। तो भाई मेरा हिस्सा कहां पे है इसमें? बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। मेरा हिस्सा कहां पे है इसमें?
असिस्टेंट कमिश्नर बोला वो तो आपके जो असेसर रहेंगे, आप जो इसको एजुडिकेट करते रहेंगे, वो आपको देंगे। आप तो बड़े आदमी हो, आप बड़े फिश हो, ठीक है, यू आर अ शार्क। ये तो छोटा मोटा केस है। कमिश्नर बोलता है छोटा हो मोटा हो वो सब, बेटा मैं ऊपर तक कैसे आया, ये बंदा ऊपर तक कैसे आया? तो इसके लिए वो बोला है भाई कमिश्न एसी, भाई तू तो अभी नया नया आया है, ठीक है, तू आईएएस आईपीएस पढ़ के तू नया आया है, मैंने 20 साल निकाले, तू जो लेके गया ना उसमें आधा हिस्सा मेरा है, आधा हिस्सा मेरा है। अच्छा, अब असिस्टेंट कमिश्नर बोला यार मैंने तो डिमांड ऑर्डर इश्यू कर दिया, मैंने डिमांड ऑर्डर तो इश्यू कर दिया है, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कमिश्नर, ये असिस्टेंट कमिश्नर का, अब वो क्या करेगा, ये जो डिमांड ऑर्डर निकाला ना, डिमांड ऑर्डर, वो बोलेगा ये डिमांड ऑर्डर गलत है, गलत है इसे, ये डिमांड ऑर्डर को वो लोग चेकिंग करेंगे और बोलेंगे असिस्टेंट कमिश्नर तू तेरे ही ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग विद दिस ऑर्डर, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग विद दिस ऑर्डर। तू पूरा लेके जाएगा तो ऐसा नहीं चलेगा, अब तू तेरे ही ऑर्डर के अगेंस्ट तू अपील में जा। तो दिस सेक्शन 107, सेक्शन 107 ये केसेस को विजुअलाइज कर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट, बिकॉज कभी कभी ऐसे हो सकता है, एंड लेट्स सपोज नाउ जो कीपिंग जोक असाइड गाइस, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि इसका जो डिमांड ऑर्डर है ये एक्चुअल में रॉन्ग है, दिस विल सेट अ रॉन्ग जुडिशियल प्रेसिडेंस, ठीक है, गलत प्रैक्टिस से हो गया है, हो सकता है इंटरप्रिटेशन इश्यूज होगा। तो कमिश्नर ये असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर्स के नीचे के वाले के ऑर्डर्स को वो लोग चेक करेंगे कि यहां ये लीगलिटी पे नहीं है, और वो उनके ही ऑर्डर के अगेंस्ट उनको ही बोलेंगे आप अपील में जाओ। आपको मजाक लग रहा है गाइस? देखो, द कमिश्नर में ऑन इट्स ओन मोशन, पूरी बैग घर पे लेके गया था, ऑन इट्स ओन मोशन, और अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स, स्टेट ऑफिसर है तो स्टेट कमिश्नर वाला रिक्वेस्ट कर सकता है, उनको भी नहीं मिला। अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और कमिश्नर ऑफ यूटी, कॉल फॉर, उनको बुलाएंगे अंदर आजा, एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड in which an adjudicating authority has passed any decision or order. They will check the demand order which is passed by the adjudicating authority for the purpose of satisfying himself. एक ही लाइन में सब मैटर समझ गया, for the purpose of satisfying himself as to the legality or the propriety of the decision or the order, may by order direct any officer subordinate to him to apply to the appellate authority within 6 months from the date of communication of the said order or decision for the determination of such points arising out of that decision or order as may be specified by the commissioner in his order. बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गया गाइस, थोड़ा सा हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कमिश्नर आइदर ऑन इट्स ओन या फिर स्टेट कमिश्नर के रिक्वेस्ट पे वो दे कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, जिसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया रहेगा। क्यों सर? फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ एज टू द लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटरी ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर। कहीं रॉन्ग जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उनके ही नीचे जो ऑफिसर्स है, मतलब जिसने ऑर्डर पास किया रहेगा, उनको ही बोलेंगे कि आप एपेलेट अथॉरिटी में जाओ within 6 months. Such application is deemed appeal and delay is condonable up to 1 month. बेटा जल्दी से विजुअलाइज करो गाइस, नीचे के ऑफिसर के लेवल से ना गाइस, तो क्या
कमिश्नर भी उनको बोल सकता है कि दे कैन डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट एन ओन ऑर्डर, यस। और अगर मैं आपको आपकी लैंग्वेज में डील करूंगा, इस आपकी लैंग्वेज में, तो सेक्शन 263 इनकम टैक्स, अब नहीं भूलोगे कभी, अभी कभी सेक्शन 263 नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो, तो नीचे के ऑफिसर को बोल दिया अपील में जाओ, क्या टाइम लिमिट है सर? 6 मंथ्स एंड 1 मंथ सीओडी। सर क्या ये लोग अपील की फीस पे करेंगे? ऑब्वियसली नो सर। और क्या ये लोग प्री डिपॉजिट फाइल करेंगे? नो सर, ये डिपार्टमेंट है सर। आई होप यहां तक गाइस पिक्चर क्लियर है, अपने को पूरा पिक्चर क्लियर है यहां तक? यस यस, वेरी गुड। नेक्स्ट सेक्शन 115, याद आएगा? क्विकली आपको याद आएगा बेटा। अगर आप यहां पे एपेलेट अथॉरिटी में अगर आप केस जीत गए, तो आपने जो प्री डिपॉजिट पे किया था वो आपको रिफंड किया जाएगा विद इंटरेस्ट, where an amount of pre-deposit paid by the applicant under 107 and 112, जब आपको सेक्शन नंबर याद रहता है ना बेटा, तो देखो पढ़ने में क्या मजा आता है। 107 मतलब फर्स्ट अपील और 112 मतलब सेकेंड अपील, ये दो स्टेज की बात कर रहे हैं। इज रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड consequent to the any order of the appellate authority or appellate tribunal. Interest at 6% shall be payable in respect of such refund. कब से लेके आपको इंटरेस्ट मिलेगा? पढ़ लो एक बार, जल्दी से पढ़ लो। जब से आपने पे किया था ना प्री डिपॉजिट, तब से लेके जब तक आपको पैसे वापिस नहीं दिए जाते ना बैंक अकाउंट में, तब तक, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट गाइस। कभी कभी ना सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं व्हेन दे आर ट्रिगरिंग 115, और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने गाइस, एज फार एज आई नो, ये लोग ने ऐसे सेक्शंस को ना गाइस ऊपर ऊपर से कर लिया रहेगा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप प्रॉपर वे में लिख पाओगे। और चलो ठीक है यार, आपने कंप्यूट किया राइट आंसर, बट आप लिखोगे बेटा कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट प्री डिपॉजिट 115 में जो रिफंड मिलता है 115 में, वो कौन कौन से ऑर्डर? सिर्फ पहले दो स्टेज ऑफ अपील। चलो नेक्स्ट सर, अब जब हियरिंग होगी, उनके ऑर्डर्स आएंगे एपेलेट अथॉरिटी के, तो वो एपेलेट अथॉरिटी अपने ऑर्डर में वो क्या क्या कर सकते हैं सर? तो कुछ कुछ तो बेसिक पॉइंट्स है गाइस, वेरी क्विकली विल डील विद। हियरिंग, यस हियरिंग शुड बी देयर। एडजमेंट हो सकता है, यस, मैक्सिमम 3 टाइम्स। क्या एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील भी अलाउ किया जा सकता है? तो बोलते एपेलेट अथॉरिटी मे अलाउ गोइंग इनटू ग्राउंड्स ऑफ अपील नॉट रेज्ड if satisfied that omission was not willful or unreasonable. तो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील अगर आपको पुट फोर्थ करने हैं तो आप वहां पे वो भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज नॉट विलफुल और अनरीजनेबल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपेलेट अथॉरिटी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं सर? दे कैन कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। कंफर्म मतलब जो ऑर्डर था उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, इतना तो ऑफिसर मतलब असेसी के अगेंस्ट गए, कंफर्म कर दिया, या मॉडिफाई कर दिया, कुछ अमाउंट कम ज्यादा कुछ मॉडिफाई कर दिया, या एनल, एनल मतलब कैंसिल, मतलब असेसी के फेवर में आ गया, मतलब कैंसिल कर दिया वो ऑर्डर, नीचे का ऑर्डर। बट shall not refer the case back to the adjudicating authority. बोलो क्या बोलते हैं? एपेलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर कोई मैटर आएगा ना सर, तो सर ये आइदर कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, बट सर रिमांड बैक नहीं कर सकते। नीचे के ऑफिसर को ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने ये करेक्ट फैक्ट्स देखे ही नहीं है, करेक्ट फैक्ट्स देख के वापिस ऑर्डर पास करो। दे कैन नॉट रिमांड इट बैक। और सर ऐसा क्यों? बोलो यार, मैं आपको कुछ बातें ना मैं आपको रिपीट करवाता हूं, एक पर्पज से रिपीट करवाता हूं। क्या ये अपील विद इन द डिपार्टमेंट ही है? यस, विद इन द डिपार्टमेंट ही है। तो अगर ये बंदा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दे
तो ये वापिस ऑर्डर आएगा, ऑर्डर वापिस आप अपील में जाओगे, फिर ये वापिस रिमांड बैक करेगा। बेटा ये लूप में फंस जाएगा बेटा, ऐसा ना हो इसके लिए बोलते हैं कि आपको आपको ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट रिमांड इट बैक। आप चाहे तो कंफर्म करो, मॉडिफाई करो, एनल करो, जो करना है करो, रिमांड बैक मत करो। अच्छा, एंड लेट अस एज्यूम नाउ नेक्स्ट, सर असेसी अपील में आया था, ठीक है, 1.5 करोड़ का, वो 1.4 करोड़ का डिमांड ऑर्डर था, असेसी अपील में आया सर। अब अपील में आया, लेट सपोज इसने जब ऑर्डर पास किया तो इसने कंफर्म कर दिया, सर इसने कंफर्म कर दिया, अच्छा कंफर्म कर दिया, अब असेसी इसके पास गया और बोला यार कुछ हो सकता है, तो बोलो क्या यहां पे भी मैटर सॉल्व नहीं हो सकता? हो सकता है, पॉसिबल पॉसिबल। तो सर इसने यहां पे दे दिया, अब ये बोला है कि यार मैंने तो कंफर्म कर दिया ऑर्डर, तो असेसी बोला ठीक है ना, आप आपके ऑर्डर में रिव्यू करो और चेंज कर दो ऑर्डर, बोल दो ना, बोल दो कि गलत ऑर्डर पास कर दिया, मिस्टेक हो गई। असेसी का पॉइंट मुझे अभी सही लग रहा है, बोल दो आप ऐसे, आप तो ऊपर के ऑफिसर हो अपील के लेवल पे, तो क्या वो अपने ही ऑर्डर को कल जाके चेंज कर सकते हैं क्या, डिफरेंट ओपिनियन ले सकते हैं क्या? नो, दे कैनॉट रिव्यू, दे कैनॉट रिव्यू, दे कैनॉट रिमांड बैक। बट सर क्या अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई रहेगी, क्या कुछ गलती हो गई रहेगी जो एपरेंट है फ्रॉम द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, क्या वो मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जा सकता है? यस। ओके सर, क्या इनको कोई टाइम लिमिट दी गई है ऑर्डर पास करने की? रिमेंबर गाइस, टाइम लिमिट इनको टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, इनको टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, बट यस जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, एक साल में अगर ट्राई करो हो पाएगा तो एक सजेस्टिव टाइम लिमिट दी है ऑफ 1 ईयर। आपको लग रहा है सर आप इतना स्लो क्यों जा रहे हो? सर मैं इतना स्लो इसके लिए जा रहा हूं बिकॉज हमने ये फर्स्ट अपील कर दी, जब मैं सेकंड अपील में लेके जाऊंगा तो हमने ये सारे पॉइंट्स डील कर दिए रहेंगे, तो वहां पे बहुत फास्ट हो जाएगा, बट यहां तक भी पेशेंट गाइस। चलो, हियरिंग प्रायर टू अनाउंसमेंट, यस। अच्छा, अगर कभी हो सकता है डिमांड ऑर्डर आया 1.4 करोड़ का, बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल रहा है 1.4 करोड़ तो बहुत कम है यार, इसके अगेंस्ट ऑर्डर तो ना 2 करोड़ का होना चाहिए, क्या इंक्रीज भी कर सकता है? यस। और इंक्रीज कर रहे हो तो असेसी को अफेक्ट कर रहे हो तो हियरिंग का मौका मिलना चाहिए, यस। और आपको याद आएगा बेटा क्या टाइम लिमिट होता था, जब कोई अपील की चेन के डायरेक्शन पे, अपील की चेन के डायरेक्शन पे अगर एनहांस करना पड़े तो उसके लिए ऑफिसर के पास 2 साल की टाइम लिमिट थी फॉर डिमांड ऑर्डर। आई होप यू कैन रिकॉल सेक्शन 75। ठीक है सर, ऑर्डर एक रीजन ऑर्डर होना चाहिए, यस। सजेस्ट टू टाइम लिमिट 1 ईयर, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर किन किन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो नीचे के ऑफिसर्स को करने पड़ेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, फिर स्टेट ऑफिसर जो रहेंगे इनको भी करना पड़ेगा, यस। एंड ये जो ऑर्डर है ये फाइनल होगा, ये बाइंडिंग होगा टू द असेसी अनलेस एंड अंटिल ही इज गोइंग फॉर फर्दर अपील। डन। नेक्स्ट सर, क्या ये स्टेज पे आके असेसी क्या कोई नए एविडेंसेस दिखा सकता है क्या? सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोल सकता है कि आप तो विद इन द डिपार्टमेंट हो, तो क्या मैं एक नया एविडेंस लेके आ सकता हूं क्या? तो वो लोग बोलते हैं जनरली इट विल नॉट बी अलाउड, जनरली इट विल नॉट बी अलाउड, बट कब अलाउ किया जाएगा? तो लोग बोलते हैं देयर आर 4 केसेस। 1, असेसी एडिशनल एविडेंस लेके गया, सॉरी असेसी एडिशनल एविडेंस लेके गया, बट ऑफिसर ने ये एविडेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो लेके गया था, बट जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना सर, उसने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मेरे पास असेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपील के स्टेज में दिखाएगा, यस। सेकंड, सर ऑफिसर ने
कुछ एविडेंसेस मांगे, बट असेसी ऑन सफिशिएंट ग्राउंड, ऑन सफिशिएंट कॉज, वो ये टाइम पे दे ही नहीं पाया। और टाइम पे दे ही नहीं पाया बिकॉज हो सकता है ये एविडेंस जो मांगे गए उसको कोलेट करने में टाइम लग सकता है, बट डिमांड ऑर्डर का टाइम आ रहा है, तो इसने क्या किया, डिमांड ऑर्डर पास कर दिया विदाउट कंसिडरिंग दिस एविडेंस। इन दैट केस कर सकते हो। नेक्स्ट, सर इसने कोई एविडेंस मांगे नहीं थे, बट असेसी को अब लग रहा है कि यस ये एविडेंसेस कंसिडर किए जाने चाहिए। वी कुड नॉट फर्निश अर्लियर ड्यू टू सम सफिशिएंट कॉज, शायद से ऑफिसर ने कभी मांगे ही नहीं थे तो हमने उसको दिए ही नहीं थे, बट दे आर रेलेवेंट टू द ग्राउंड ऑफ अपील। इसके लिए हम अब दे रहे हैं ये एविडेंसेस। नेक्स्ट, सर ऑफिसर ने कभी हियरिंग का मौका दिया ही नहीं था, वो मैटर के लिए, वो एविडेंसेस के लिए उसने कभी हियरिंग कभी दिया ही नहीं था। इन दैट केस असेसी ये टाइम पे एडिशनल एविडेंसेस दिखा सकता है। आप ये विजुअलाइज करोगे ना गाइस चार्ट, ये चार्ट अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे ना गाइस, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। और शायद से एक थियरी क्वेश्चन आ जाए और बोल दे कि कब कब एडिशनल एविडेंसेस दिखा सकते हैं। 4 केसेस, विजुअलाइज दिस। अच्छा, ये जब आपने एडिशनल एविडेंसेस लिखा है तो डिपार्टमेंट ने तो देखे ही नहीं थे, तो क्या डिपार्टमेंट इसको रिबट कर सकते हैं, क्या इसके अगेंस्ट वो बोल सकते हैं, क्या वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं? यस। अच्छा, प्लस ये जो एविडेंसेस जो एक्सेप्ट किए जाएंगे टू द एट द अपेयर्ड अथॉरिटी स्टेज, वो लोग को वहां पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि आपने, वो लोग ने रीजन एविडेंसेस क्यों एक्सेप्ट किए हुए। अपॉर्चुनिटी विल बी ग्रांटेड टू डिपार्टमेंट टू रिबट new evidences or to cross examine the new witness. Appellate tribunal authority may demand documents or examine witness even if not furnished before lower authority. Obviously इनके पास पावर तो ऑलवेज रहेगा। By this guys अपना section 107 is done, ठीक है। On the same lines we are going to do section 112.